अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सारे लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ लुकमान रफ़ीक हियर। वेलकम टू दिस इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ द कैफ 1 FAR1 अंडर द न्यू स्कीम ऑफ ICAP। जैसे कि आपको पता है कि ICAP की नई स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई है और उस नई स्कीम इम्प्लीमेंट होने के बाद अब बच्चा PRC लेवल जो कि प्रीवियसली AFC लेवल था उसको कंप्लीट करते ही फ़ौरन से FAR1 पढ़ेगा। तो इस वक्त जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ और अल्टीमेटली वो FAR1 डायरेक्टली पढ़ेंगे। आइंदा आने वाले वक्तों में तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट आ रहा होगा जिसने IA भी पढ़ा हुआ है और वो फिर अल्टीमेटली FAR1 पढ़ेगा। बट इस वक्त फॉर द टाइम बिंग जो है वो एक बड़ी तादाद में ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जिसने अनफॉर्चुनेटली IA नहीं पढ़ा हुआ और वो आगे जाके FAR1 पढ़ने के लिए जा रहा है। तो आज हम जो है वी आर गोइंग टू हैव अ बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कैफ 1 FAR1। मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कि इसके सिलेबस कंटेंट क्या क्या हैं। एट द सेम टाइम हम किस अप्रोच के तहत, किस मेथडोलॉजी के तहत इस स्पेसिफिक पेपर को कवर अप करेंगे। सो देखें, सबसे पहली चीज़ तो कुछ तरीके से है कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कैफ 1 FAR1 तो मैं फॉर द टाइमिंग जितनी भी डिस्कशन करूँगा वो मैं डिस्कशन इस सेंस में करूँगा, आई विल बी अज्यूमिंग कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। अच्छा, बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी हुई, सो आपको हमारे वेब पोर्टल के ऊपर प्री रिकॉर्डेड अकाउंटिंग के बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे और वो प्री रिकॉर्डेड बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दोज प्री रिकॉर्डेड अकाउंटिंग लेक्चर्स और उसके बाद अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू कुड कंटिन्यूसली आस्क देम एंड देन यू कुड स्टार्ट स्टडिंग द FAR1 कंटेंट। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने IA नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पोर्टल के ऊपर यू वुड गेट द प्री रिकॉर्डेड कंटेंट ऑफ द अकाउंटिंग सो दैट यू कुड प्रिपेयर योरसेल्फ। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो गुड इनफ, वो तो डायरेक्टली FAR1 शुरू कर सकते हैं। ओके जी, सो अगर हम बात करें अबाउट दिस FAR1 तो इस FAR1 के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, ये आपके सामने ICAP का लेटेस्ट सिलेबस है और उस सिलेबस के अंदर ऑब्वियसली टीचिंग आवर्स भी अवेलेबल है, वेटेज भी अवेलेबल है। पहली बात तो ये है कि ये जो टीचिंग आवर्स है ना, ये टीचिंग आवर्स बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। मेरे हिसाब से ICAP को इस टीचिंग आवर्स को रिमूव कर देना चाहिए, बिकॉज हर बंदे का पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है और बच्चों का पढ़ने का तरीक़ेकार अलग होता है। प्लस फेस टू फेस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ये जो नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स हैं ये डिफ़र करते चले जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन के व्हाट सॉर्ट ऑफ मोड आर यू टीचिंग ऑनलाइन लाइव, आर यू टीचिंग ऑनलाइन रिकॉर्डेड और यूर टीचिंग फिजिकल क्लासेस व्हाटसोएवर दैट इज़, उसकी बेसिस के ऊपर ये डिफ़र करता चला जाएगा। तो ये जो है ना, इसको मैं रफली कहूँगा कि इट कुड बी 90 आवर सिलेबस, इट कुड बी 150 आवर, इट कुड बी 200 आवर, totally depending upon the different circumstances including the tutors, including the students, including the mode of learning। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए ये टीचिंग आवर्स डिफ़र करेंगे। कैप बट द वेटेज वुड रिमेन द सेम बिकॉज वेटेज तो अल्टीमेटली ICAP ने डिफाइन करनी है कि इसकी वेटेज क्या होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी वेटेज की तो आपके पास 40 to 50% ऑफ द सिलेबस कंटेंट इज बेस्ड अपॉन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 10 to 20% कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड है और बाकी 35 to 45% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग कि तमाम चीज़ें क्या हैं और किस किस तरीके से हैं। देखें, मैं सबसे पहले जो है ना वो डिस्कशन करना चाहूँगा ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वाला एरिया है ना, जो सेक्शन C, मैं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा और इसकी डिस्कशन करने के बाद फिर मैं सिलसिला आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा जी, अगर मैं इसकी डिस्कशन करूँ विच इज़ अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सो लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑल अबाउट। तो मैं आपके सामने ये जो ICAP की जो अपकमिंग बुक है, इस बुक का मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद है। इस टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस किस जगह के ऊपर फॉल करेंगी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट, ये जो एरिया है ये दो दे आर एक्चुअली अपॉन सेक्शन A जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। फिर देन उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे, सो दिस होल इनफैक्ट ये भी सेक्शन A से रिलेटेड है।
एंड इफ़ यू वुड सी तो ये जो सारा का सारा है ये अल्टीमेटली सेक्शन सी है. दिस इज़ अबाउट सेक्शन बी ऑफ द सिलेबस, दिस इज़ अबाउट सेक्शन बी ऑफ द सिलेबस. अब नाउ मैं ज़रा थोड़ी सी बात कर देता हूँ तमाम की तमाम चीज़ों की कि वन बाय वन ये चीज़ें हैं क्या क्या और क्या क्या नहीं है. तो अगर मैं सबसे पहले थोड़ी सी डिस्कशन करूँ अबाउट द सेक्शन सी ऑफ द सिलेबस, तो सेक्शन सी ऑफ द सिलेबस के अंदर आपके पास बेशुमार तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं. और आई एम श्योर आप सबके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पहली बार ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं, तो लेट मी गाइड यू अ बिट दैट व्हाट एग्जैक्टली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल अबाउट. क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं आपको थोड़ा सा उसका जनरली गाइड कर देता हूँ. देखें, जब हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हुए कहीं पे भी IFRS का तस्करा नहीं होता, IAS का तस्करा नहीं होता. बट जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं तो हम अकाउंटिंग से बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं. हम अकाउंटिंग से आगे चलते चलते फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आना शुरू हो जाते हैं. सो वी एक्चुअली गो ऑन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रादर देन स्टेइंग बैक ऑन टू द अकाउंटिंग. अच्छा, अब ना अगर हम बात करें कि यार हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आना शुरू हो जाते हैं तो ये रिपोर्टिंग क्या होती है, तो ये रिपोर्टिंग एक्चुअली ऐसा है कि जो पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के रेगुलेशंस अवेलेबल होते हैं. तो जो रेगुलेशंस हैं वो एक्चुअली रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है, वो एक्चुअली रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है, वो एक्चुअली रिपोर्टिंग की गाइडेंस है. दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग इज़ ऑल अबाउट मेनली. अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ी सी यहाँ पे बात करता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एतबार से आप पढ़ेंगे. देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिएगा, दुनिया के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है IASB. IASB का मतलब ये होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. ये IASB का जो इदारा है इसके बेशुमार तरह के काम हैं. उसमें से एक काम जो है वो ये है कि इसने एक पब्लिकेशन दी है जिसको हम कहते हैं IFRS विच इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. तो इन्होंने एक पब्लिकेशन दी है जिसको हम क्या कहते हैं IFRS, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. अब देखें ज़रा बात समझिएगा, ये जो IFRS होता है, ये IFRS एक्चुअली आपको जो है ना मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की अकाउंटिंग के लिए मुख्तलिफ तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कि आपके कोर्स के अंदर जो IFRS जो मौजूद हैं उसमें वन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज़ अवेलेबल इज़ IAS 16 विच इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. एक IFRS IAS 16 विच इज़ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड द थर्ड वन ऑफ दम इज़ इक्विपमेंट. हर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने वाला बच्चा पहला ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ता है, क्योंकि हम जब बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम नॉन करंट एसेट की अकाउंटिंग पढ़ते हैं और वो सारी की सारी नॉन करंट एसेट की अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के अंदर IAS 16 के अंदर मेजरली मौजूद है. सो IAS 16 प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट विच एक्चुअली गाइड्स यू कि आप किस तरीके से एक बिल्डिंग की, एक मशीन की, एक इक्विपमेंट की, एक लैंड की, आप जो है वो एक फैक्ट्री की, किस तरह से आप इन तमाम चीज़ों की अकाउंटिंग करेंगे, ये आपको IAS 16 प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट गाइड करता है. और IAS 16 को पब्लिश किसने किया है? IASB ने अंडर द IFRS. सो बेसिकली जब हम पढ़ेंगे IFRS को, तो IFRS को पढ़ेंगे तो वी वुड बी लर्निंग द अकाउंटिंग फॉर द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर IAS 16 कि जी एक लैंड को, एक बिल्डिंग को, एक मशीनरी को, एक गाड़ी को, एक ट्रक को, एक मोटर बाइक को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. फिर इसी के साथ साथ जो है वो एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज टर्म्ड एज IAS 23 एंड द नेम ऑफ दैट IAS 23 इज कंसिडर्ड टू बी बोरोइंग कॉस्ट. देखें, बात सारी ये होती है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, बहुत सारी कंपनीज के पास पैसे नहीं होते. जब पैसे नहीं होते तो व्हाट डू? दे गो फॉर डेट फाइनेंसिंग, दे गो फॉर बैंक फाइनेंसिंग, दे गो फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग लोन्स. तो अगर भाई आप लोन लेते हो, आप किसी और तरीके से, चाहे बैंक से लो, चाहे किसी इंडिविजुअल से लो, तो उस लोन के ऊपर आप पे करते हो क्या चीज़? इंटरेस्ट. अब अगर मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, मैंने एक मशीनरी कंस्ट्रक्ट करी, मैंने एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करी और उन तमाम के लिए मैंने लोन लिया,
तो लोन के ऊपर एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो इंकर होगी। वो इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या मैं बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दूं, क्या मैं उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल कर दूं? सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये जो IAS 23 है बोरिंग कॉस्ट, इसके अंदर हम एक बात ये पढ़ रहे होंगे कि भाई किस तरीके से अगर आप लोन लेते हो और उस लोन की फंडिंग की बेसिस के ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, कोई चीज़ बनाते हो, कोई मैन्युफैक्चर करते हो, तो क्या उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? क्या वो जो लोन का इंटरेस्ट है क्या वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? दैट इज समथिंग दैट यू एक्चुअली डिसाइड। तो मैंने आपसे बात कर दी, मैंने आपसे कहा कि देखें भाई बात समझिएगा, वही है कि वन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज IAS 23, अनदर वन ऑफ देम इज IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसी तरीके से आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ते हुए आपके पास जो है वो यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज़ अबाउट IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अब देखें छोटी सी बात समझिएगा, आपकी एक बिल्डिंग थी, अर्थक्वेक आ गया, 50% बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई, एक सर्टेन हिस्सा टूट गया, हिल गया, गिर गया जी, सैलाब आ गया, सिग्निफिकेंट पोर्शन तबाह बर्बाद हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ, दूर के एरिया में जो है वो एक कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट ने तुम्हारी बिल्डिंग को डैमेज कर दिया क्योंकि उसने हिला दिया पूरा बिल्डिंग को। तो अब पॉइंट इज कि एक बैलेंस शीट के अंदर, एक कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग जो है वो लेट से कि उसका कैरिंग अमाउंट है कि वो 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग नजर आ रही है तुम्हारी बैलेंस शीट में। आज सिचुएशन ये हो गई कि उस बिल्डिंग को डैमेज हो गया, वो बिल्डिंग के आज कोई जो है ना 40 करोड़ रुपए भी नहीं देगा। आज वो बिल्डिंग के कोई मैक्सिमम देगा तो 40 करोड़ देगा। अब मैं क्या करूं? तो अब करो ये कि इस बिल्डिंग को राइट डाउन करो, 100 करोड़ से नीचे ला के 40 करोड़ पे रखो, 100 करोड़ से नीचे लाओ 40 करोड़ पे रखो। तो भाई अगर मैं 100 करोड़ से नीचे ला के 40 करोड़ पे रखूंगा तो ये जो वैल्यू जो 60 करोड़ रुपए से डाउन हो गई, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इम्पेयरमेंट। सो बेसिकली IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि हम पढ़ रहे होंगे, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जाए उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए या उसकी वैल्यू का सडन डिक्लाइन आ जाए, तो उस डिक्लाइन इन वैल्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड नहीं करना, दैट इज समथिंग जो कि आपको IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स गाइड करेगा। अच्छा जी, मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपके पास जो है इन एडिशन टू दिस IAS 36 यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में आपके पास मुख्तलिफ और स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है विच इट इंक्लूड्स IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, जिसका मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया। देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है IAS 40 जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिनका काम ये होता है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किराए पे दे देते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किराए पे दे देते हैं। तो अगर एक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो प्रॉपर्टी खरीदेगा, किराए पे दे देगा, तो उसकी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं आएगी, बल्कि उसकी वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी कि जी ये तो इसने इन्वेस्टमेंट के लिए करी है, इस्तेमाल के लिए थोड़ी प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम अकाउंट फॉर करते हैं अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जब हम आगे FAR 1 में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो हम IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी तफसील में पढ़ रहे होंगे कि IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। तो IAS 36 हो गया, नॉन करंट एसेट्स के स्टैंडर्ड हो गए, 16 हो गया, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है विच इज़ IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर। ये अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड की मैं कुछ थोड़ी सी बात करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अर्निंग पर शेयर ऑल अबाउट। देखें, अर्निंग्स पर शेयर का वैसे जो फॉर्मूला है वो ये है कि इट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर ये आपका EPS है, तो आप समझें कि अगर एक कंपनी का 100,000 का प्रॉफिट है और उसके 50,000 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का EPS 2 रुपये है, उस कंपनी का
जो EPS है वो 2 रुपये है। सही है, बात समझिएगा। अगर इसी तरह से ये कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1,25,000 रुपये हो जाता है डिवाइड बाय 50,000, सो इसका मतलब 2.5 रुपये उसका EPS है। मैं अब आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। ये अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है ये इतना इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसकी बेस पे पूरी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो जाती है। ये अर्निंग पर शेयर इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसकी बेस पे पूरी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो जाती है। क्या मतलब, समझना ज़रा। एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो। ये PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? P रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। यानी कि क्या हो गया, यानी कि हुआ ये है कि अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है 10 रुपीज़, उसकी EPS है 2, तो उसका P रेशियो होगा 5 टाइम्स। अब आप ज़रा 2 मिनट के लिए देखिएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूं, सो आई कुड एक्चुअली राइट डाउन दिस फॉर्मूला लाइक दिस: शेयर प्राइस इज इक्वलेंट टू PE रेशियो मल्टीप्लाई बाय EPS। ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब बात सुनना, शेयर प्राइस इज इक्वलेंट टू PE मल्टीप्लाई बाय EPS। अब बात सारी है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ये एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ तरह के वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं कंपनीज के, उन वैल्यूएशन के मेथड्स में एक P रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन यूज़ होता है। क्या मतलब P रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन यूज़ होता है? मतलब मिसाल ज़रा समझना। P रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन ऐसे यूज़ होता है कि लेट्स से कि आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि लेट्स से कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है सिटी फार्मा, मैं चाहता हूँ जी मैं सिटी फार्मा की जो है वो बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करूँ, शेयर प्राइस कैलकुलेट करूँ कि क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं सिटी फार्मा की शेयर प्राइस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर को उठाऊँगा और उस फार्मा सेक्टर का मैं सारी कंपनीज जो लिस्टेड हैं उन सब का P रेशियो कैलकुलेट करके एक एवरेज PE निकालूंगा। मैं उन सब का P रेशियो कैलकुलेट करके एक एवरेज P निकालूंगा। ये जो एवरेज PE होगा ना, ये फार्मा इंडस्ट्री का PE होगा। अब बात सुनना, ज़रा समझना। अब अगर मैं कहता हूँ जी फार्मा इंडस्ट्री का P रेशियो 10 टाइम्स आ रहा है और अगर एक सिटी फार्मा की EPS 4 रुपये होती है तो उसकी शेयर प्राइस 40 रुपये, अगर उसकी EPS 4.5 रुपये तो उसकी शेयर प्राइस 45 रुपये, अगर उसकी EPS 5 रुपये है तो उसकी शेयर प्राइस 50 रुपये। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये जो EPS का रेशियो है ये इतना इंपॉर्टेंट रेशियो है कि एक कंपनी की शेयर प्राइस को ऊपर नीचे कर देता है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली भी करता है लेकिन थ्योरेटिकली कर देता है। अब बात सुनना ज़रा, ये रेशियो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। लाइक इट्स नॉट जस्ट सिंपल कि आप PAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, बट इट इज वन ऑफ द रेशियोज, राइट। तो IASB ने इसकी सिग्निफिकेंस रियलाइज करी, इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करी और इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हुए IASB ने ये चीज़ डिसाइड करी कि भाई एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। एक कंपनी की बुक्स में EPS रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो उस गाइडेंस के लिए IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर इंट्रोड्यूस किया गया और आप सारे के सारे लोग इंशाल्लाह भी FAR1 के अंदर पढ़ेंगे। सो इट रियली इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। और ये तो एक मतलब ऐसा स्टैंडर्ड है जो ICAP ने ऑन एंड ऑफ कभी ऐड किया कैफ पे, कभी रिमूव किया, कभी ऐड किया, कभी रिमूव किया, अब फाइनली ऐड कर दिया। अल्लाह करे ऐड ही रहे। खैर, सो कमिंग बैक टू इट, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि भी मैंने आपको बता दिया IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर। ना अर्निंग पर शेयर के बाद जो है वो कुछ एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि IAS 8 का है, बट मोर और लेस ये जो IAS 8 का स्टैंडर्ड है ना, ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशंस के लिए। तो अगर मैं FAR1 के करिकुलम की थोड़ी सी बात करूं तो FAR1 का करिकुलम जो है ना वो आपके सामने को इस तरीके से कि यू कुड एक्चुअली सी कि ये अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक एरिया है जो कि आपका कोई 35 to 40 मार्क का एरिया है। दिस इज समथिंग दैट इज देयर। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक एरिया है जो 40-50 मार्क का। क्या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया है, इसकी ज़रा कोई थोड़ी सी बात करते हैं। देखें,
अब चाहे कंपनी की बैलेंस शीट बनानी हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना हो, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होती है। अब बात समझिएगा, तो आपके कोर्स में ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन आ गया है कि जिसमें आपको जो है वो ये तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर होंगी। एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन अब तक नहीं आया कि मैं बात कर सकूं, बट वॉट एवर दैट आई हैव गॉट अप टिल नाउ, उसकी बेसिस में मैं आपसे ये बात कर सकता हूं कि इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोज पेपर्स जिसमें शायद आप जो है 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर लें फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। उसके साथ साथ जो है वो आपके पास कोई 3-4 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड प्रॉबेबली वन ऑफ द क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी फ्रॉम दिस एरिया, या 2 क्वेश्चन शायद प्रॉब्ली इस एरिया से आ सकते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन का एरिया। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, मैंने आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की बात कर ली कि अल्टीमेटली जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे उसको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो सब में कैसे डालना है वो आप सीखोगे। देन एट द सेम टाइम जो है आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी ये बन गई, ये बनने के साथ साथ एक एरिया और इम्पॉर्टेंट है विच इज़ अबाउट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ साथ रेशियोज एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देखें समझिएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे फड्डे हो रहे थे हमारे सियासतदानों के दरमियान कि जी फ़लाँ चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही मुतरादिफ है, जी फ़लाँ कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। अक्सर ऐसा होता है, और अगर आपके घर में जान पहचान वालों में कोई वकील होगा तो उसके मुंह से आप अक्सर सुनेंगे जी दिस इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, हमारी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हमारी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉर्ट ऑफ ओवरऑल गाइडेंस देता है कि कोई भी लॉ होगा तो वो कैसा होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए सारे लॉज बनते हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो जो है सेल्स टैक्स एक्ट हो, चाहे वो जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। अब बात सुनिएगा, बात समझिएगा। इसी तरह से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें IASB ने भी एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये है कि इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक मोटी मोटी गाइडेंस देता है कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। ये एक ओवरऑल आपको गाइडेंस देता है, ये आपको ओवरऑल एक डायरेक्शन देता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस IASB फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। ये फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। पहले ICAP के कैफ क्या CFAP लेवल पे भी ये चीज़ें नहीं थी, तो अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैज़ नाउ बीन इंट्रोड्यूस, इट इज़ नाउ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि उसकी रीज़न है कि अक्सर और बेहतर आइंदा आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज होंगे। तो जब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज होता है ना तो उसमें बड़े मुख्तलिफ रीज़न होते हैं, और जिसमें एक रीज़न ये भी होता है कि फ्रेमवर्क से कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। जैसे कानून में तरमीम आ गई ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के था। इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी तरमीम आ जाती है, क्योंकि अक्सर वो फ्रेमवर्क से हट के होता है। तो हम यहाँ पे फ्रेमवर्क भी पढ़ेंगे। ये एक थ्योरेटिकल एरिया है जिसमें थ्योरेटिकली एग्जामिनर मोस्ट प्रॉब्ली आपसे चीज़ें पूछेगा। लास्टली रेशियोज, आपको कुछ आता हो ना आता हो, GP मार्जिन कैलकुलेट करना ज़रूर आता होगा, जिसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। आपको शायद कोई रेशियो आता हो नहीं आता हो, आपको NP मार्जिन आता होगा,
वो NP अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और जनरली स्पीकिंग मार्जिन की टर्मिनोलॉजी तो लोगों को पता भी होती है। तो अब बेसिकली पॉइंट क्या है, ये है रेशियो। ये है रेशियो। क्या होता है रेशियो? एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर कर लो, डिवाइड कर दो, रेशियो बन गया। एक चीज होती है फाइनेंशियल रेशियोज। व्हाट आर फाइनेंशियल रेशियोज? तो फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं? फाइनेंशियल रेशियोज जो होते हैं वो फाइनेंशियल रेशियोज आर एक्चुअली द रेशियोज विच आर मेड अप ऑफ नंबर्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो रेशियोज जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर से बनते हैं। सो आपके कोर्स में यहाँ पे क्या चीज़ है, एक और आपके कोर्स में यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि आपके कोर्स में आपका रेशियोज और रेशियोज के साथ साथ इंटरप्रिटेशन, ये दोनों चीज़ें हैं। आपके कोर्स में रेशियोज और रेशियोज के साथ साथ इंटरप्रिटेशन, ये दोनों चीज़ें हैं आपके कोर्स में। यानी क्या हो गया, यानी आप मुख्तलिफ रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और फिर उस रेशियोज के ऊपर कमेंटिंग करेंगे कि भाई क्या ये अच्छा हो रहा है या ये बुरा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप कमेंटिंग करेंगे। तो अगर मैं FAR1 की बात करूं तो FAR1 का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है कि जिस सिलेबस के अंदर आप स्टैंडर्ड्स भी देखेंगे, फ्रेमवर्क भी देखेंगे, रेशियोज भी देखेंगे, इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना देखेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो भी बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनेगी। सो वन ऑफ दोज पेपर्स that is gearing you up for the bigger stage which is FAR2 and then another bigger stage which is AAFR or फिर the biggest stage which is MSA1. So bhai, we are actually going to be offering this course through the Scriber Academy's platform और ये platform के through जो आपका course होगा, it's going to be a course जो कि आप समझें कि we offer it on the mode of online blended. It is not physical course, it's an online blended course जिसके अंदर we would be offering you what? हम इसमें जो आपको ऑफर कर रहे होंगे that is going to be pre-recorded lectures. Pre-recorded lectures के साथ साथ जो है we would be giving you the testing system जिसके थ्रू आपके मुख्तलिफ periodically टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, आपके मॉक्स कंडक्ट होंगे। एट द सेम टाइम वीकली एक 1 लाइव क्लास होगी और उसके साथ साथ जो है लास्ट मंथ बिफोर द एग्ज़ाम आपके पास कोई 5 डे का रिवीजन सेशन होगा लाइव, जो कि फुल फ्लेज किस्म का सेशन होगा। बड़ी नॉमिनल सी फीस है। वी चार्ज अ फी ऑफ 12,000 रुपी पर कोर्स और अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी कुछ चल रहा है and there is a combo discount also if you subscribe to any 2 papers, 3 papers, 4 papers. So there is a combination discount also that you can get. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा and I look forward to seeing you all study FAR1 from me. Thank you very much. This is Luqman Rafiq here. I am the principal of Scriber Academy. So take care and Allah Hafiz.